नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। 8 जनवरी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। वैसे तो पूरे विश्व में 7,000 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं कोई ना कोई, लेकिन क्या कभी भारत में आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया और उसके बाद से हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा, जिसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी हो। लेकिन आपने कभी सोचा कि उस सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के प्रकाश में जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 भारत में बना, वह बन तो गया था 28 सितंबर 1993 को, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जब वहाँ से वह पास हो जाता है तब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जब राज्यसभा में प्रस्तुत से पास हो जाता है तब माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बनता है। और इसीलिए जब एक शासनादेश के रूप में मानवाधिकार अधिनियम आरंभिक चरणों में आया तो 28 सितंबर 1993 को ही आ गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर होकर पूर्ण कानून यह 8 जनवरी 1994 में बना। इसलिए मानवाधिकार अधिनियम, चूंकि मेन मानवाधिकार अधिनियम 1994 8 जनवरी को मिला, इसलिए 8 जनवरी 1994 से राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इस रूप में 30वां मानवाधिकार दिवस है। लेकिन अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा यह तीसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के अलावा यह दिवस कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान नहीं मनाते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से उन दो बातों के करने के लिए आया हूं, जिससे आपको यह समझ में आ सके कि भारतीय संविधान, आपको मालूम है भारतीय मैग्ना कार्टा कौन कहलाता है? एक तो मैग्ना कार्टा चार्टर वो है जो 1215 में 15 जून 1215 में इंग्लैंड द्वारा जारी किया गया था, जिसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्र रूप से सुनवाई की स्वतंत्रता मिली थी, राजा ही अल्टीमेट होता है, ये बात खत्म हो गई थी। लेकिन भारत में जब आप मैग्ना कार्टा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जो तीसरा अध्याय है और जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, वह भारतीय मैग्ना कार्टा कहलाता है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां पर आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं, जहां पे समानता का अधिकार मिलता है, जहां पर आपको जीवन जीने का अधिकार मिलता है, जहां अवसर की समानता मिलती है, जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, और इन सब कारणों से यह मैग्ना कार्टा कहलाता है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी उसके जीवन का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा किसी भी धर्म को मानने वाले के लिए उसके आराध्य का है। भगवान को अगर हम जान रहे हैं, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, हम अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, गॉड की पूजा कर रहे हैं, तो हमें उन हिस्सों का भी अध्ययन करना चाहिए जो इस शरीर को गरिमापूर्ण जीवन में रखते हैं, जो इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इस शरीर को यह अनुभव कराते हैं कि वह मानव हैं। अगर आपके दिल में एक बार भी यह कुंठा, निराशा आती है कि मानव जीवन मिलकर कुछ नहीं हुआ, अगर आपको जगह जगह अपमानित होना पड़ता है और आप दूसरे मनुष्यों के सापेक्ष अपने में हीन भावना पाते हैं, तो ये सबसे पहला रेखांकन है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर आपको चेतना नहीं है, अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप अच्छा अपने लिए सोच नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह भी मानवाधिकार उल्लंघन है। वैसे तो मानवाधिकार की जब आप बात करते हैं तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यकताएं हैं, उन्हीं को मानवाधिकार में रखा गया, जिसमें फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन, आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, रहने की जगह मिलनी चाहिए, आपको प्रजनन के लिए पूरे राइट मिलने चाहिए। लेकिन धीरे 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 1948 में जब यह सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र बना था और उसके 30 अनुच्छेद हैं, उसके बाद से बहुत से परिवर्तन हुए। और मैं आपको बताऊं कि 1979 में कैरल वाशा ने
जो चेक गणराज्य के कानूनविद थे, उन्होंने मानवाधिकार को एक श्रेणीबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करी, जिसे विश्व में अनाधिकृत रूप से या औपचारिक रूप से मान भी लिया गया है कि मानवाधिकार के 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन का मानवाधिकार वो है जो मैंने आपको बताया, जैसे भारत का मैग्ना कार्टा का चैप्टर 3 संविधान का, जिसमें जीवन जीने का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो जो ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, इसे हम फर्स्ट जनरेशन राइट्स कहते हैं और इसे ब्लू राइट्स भी कहते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का जब कालांतर में, खास तौर से जब 60 का दशक आया, तो उसे महसूस किया गया कि केवल यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से धर्म में, बहुत सी संस्कृतियों में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग वो अपने रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को भी संरक्षण दिया जाए, क्योंकि वह उनके जीवन से जुड़े हैं, उनकी गरिमा से जुड़े हैं। और इस रूप में जो सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक रूप से जो मानवाधिकार की स्थापना है, उसे सेकंड जनरेशन मानवाधिकार कहा गया, जिसे रेड ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। रेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार पर है कि वह इन सब चीज़ों की सुरक्षा करे, संरक्षा करे। मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद इसी पर आधारित है, क्योंकि राष्ट्र राज्य की संकल्पना में उपनिवेशवाद के बाद जो राष्ट्र राज्य की संकल्पना परिवर्तित हुई, उसमें एक देश में बहुत सी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, और सभी के धर्म, जाति, संस्कृति की संरक्षा करना भी उस देश के, उस राज्य की सत्ता, सरकार का कर्तव्य है, और यह उन नागरिकों का अधिकार है। इसलिए इसे सेकंड जनरेशन मानवाधिकार कहते हैं, इसे रेड ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद यह महसूस किया गया कि नहीं, मानव जहाँ रहता है वह वातावरण भी तो अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, वायु अच्छी होनी चाहिए, प्रदूषण से मुक्त वातावरण होना चाहिए, प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। और यहीं से एक थर्ड जनरेशन मानवाधिकार आया, जिसमें केवल पर्यावरण से संबंधित बातें की गई, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा, अगर पर्याप्त रूप से पेड़ पौधे नहीं होंगे, अन्न नहीं पैदा होगा तो कैसे जिंदा रहेगा, अगर वायु प्रदूषित हो जाएगी तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा। और इसको ग्रीन ह्यूमन राइट या हरा मानवाधिकार कहा गया, और ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट है। और अब तो चौथा भी ह्यूमन राइट चल रहा है, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो रही है, जिसमें आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, वोटिंग राइट की बात हो रही है। और उसी वोटिंग राइट में आप अभी सुन रहे होंगे कि ईवीएम की बात हो रही है, कि ईवीएम में जब हम वोट डालते हैं तो हमारे पास पर्ची मिलनी चाहिए। और इन सारी बातों से आप अपने मानवाधिकार कि इन श्रेणीबद्ध मानवाधिकारों की बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मेरे साथ यानी अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ मना रहे हैं, तो एक बात तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में आप मानवाधिकार को लेकर संवेदनशील हुए हैं? क्या आपको एक बार भी इस बात का ज्ञान है कि अब तो बाजारीकरण है, 90 के दशक से भूमंडलीकरण हो गया और सब कुछ अब बाजार में उपलब्ध है। अब घरों में गेहूं सुखाया नहीं जाता, चावल आता नहीं, धान आता नहीं, सब कुछ बाजार से आता है, क्योंकि अब कोई चीज़ घर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाजार में उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि घर तो छोटे हो गए, क्योंकि सब कुछ बाजार से लाना है। लेकिन उन गुणवत्ता को परखने के लिए कि आपको सामान बाजार से अच्छा मिल रहा है, और जो सामान खरीदा है आपने पैसा देकर वह सही है, मानक के अनुरूप है, इसके लिए हर देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अब लाया गया है, जिसमें 107 धाराएं हैं। लेकिन मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह पता है कि इसका टोल फ्री नंबर 1915 है? क्या आपने कभी 1915 पर विचार किया? अगर 1915 आपको नहीं पता है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से दूर हैं, क्योंकि जब भी आपको अपने उत्पाद में कोई भी समस्या लगे, कोई भी दुविधा हो, कुछ जानकारी हो, तो आप इस से नंबर पे डायल करके जान सकते हैं। कितना सरल 4 नंबर है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ आपके देश में है चुनाव, क्योंकि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार
जो है वो चुनाव में मत देना है, और मत ही प्रजातंत्र की स्थापना करता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वह भारत है। उस लोकतंत्र में आपको हर दिन हर बार ये बताया जाता है चुनाव में भ्रष्टाचार है, चुनाव में बैलेट पेपर नहीं है, चुनाव में गलत गणना की जा रही है। आप भी को संवेदनशील होना चाहिए कि क्या चुनाव में शराब तो नहीं चली, पैसा तो नहीं बटा, वोटर को धमकाया तो नहीं गया, किसी गलत तरीके से वोट तो नहीं मांगे गए। क्या आपको पता है कि इन सब के लिए जहां एक ऐप है सी विजिल, सिटीजन विजिल, उसके अलावा एक नंबर भी तो है 1950। जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ, ये बात याद रखिए तो आपको ये नंबर याद रहेगा, क्योंकि 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 वह नंबर है जिसको डायल करके आप चुनाव आयोग को किसी भी अनियमितता की जानकारी दे सकते हैं, अपनी बात को दर्ज करा सकते हैं। क्या आप एक समर्थ नागरिक के रूप में इस नंबर को जानते हैं? क्या आपने अपने मत देने के इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इस नंबर को अपने दिल में बैठाया है? अगर नहीं तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से दूर हैं। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि आप आज के जीवन में सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है, चाहे वो मोबाइल से आपकी बैंकिंग सेवा हो, चाहे इंश्योरेंस की सेवा हो, चाहे शेयर की मार्केट हो, पैसे के सारे लेन देन इससे होने लगे हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि आपका ओटीपी किसी ने गलत तरह से यूज़ कर लिया, आपका नंबर गलत तरह से यूज़ कर लिया और आपको पैसे का आर्थिक नुकसान हो जाता है। क्या ऐसे समय में आपको कभी यह याद रहा कि सबसे पहले हमें साइबर क्राइम की जो सूचना देनी है वो 1930 पर देनी है, 1930। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके एक साल आगे 1930, जब भी आपको साइबर से संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी बात हो, तो आप 1930 दबाइए और अपनी इस बात को दूर तक पहुंचाइए कि साइबर क्राइम हो रहा है। सिम से संबंधित, मोबाइल से संबंधित, लैपटॉप से संबंधित, बैंकिंग ऐप से संबंधित कोई भी शिकायत आप साइबर ऐप पे कर सकते हैं, साइबर इस नंबर पर 1930 पर। लेकिन अगर आपको 1930 याद नहीं है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से अभी दूर हैं। एक और समस्या आती है जीवन में, कहते हैं जी है तो जहान है, और उसके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। स्वस्थ रहने पर क्या आपको 102 नंबर मालूम है जिसमें आप डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं? क्या 108 नंबर आपको याद है जिसमें आप एम्बुलेंस तत्काल बुला सकते हैं? और अगर ये 2 नंबर याद नहीं तो स्वास्थ्य के प्रति आप अनदेखी तो कर ही रहे हैं। आप संजीवनी ऐप, ई संजीवनी ऐप अगर आप नहीं जानते हैं आज तक, और उसके माध्यम से ई संजीवनी ऐप पर आप डायरेक्ट घर बैठे डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं और डॉक्टर से आप अपने रोग का इलाज भी करा सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और उसको निकाल कर आप अपना इलाज करा सकते हैं, और पूरे भारत में वह जो आपको पर्ची ऑनलाइन मिली है वह मान्य होगी, वह प्रिस्क्रिप्शन माना जाएगा। तो अगर आपको यह तीनों बातें नहीं मालूम है कि 102 नंबर, 108 नंबर और ई संजीवनी ऐप, तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी कर रहे हैं और अपने मानवाधिकार के प्रति स्वयं उपेक्षा कर रहे हैं, और आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से दूर खड़े हैं अभी भी। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आप जगह जगह पे पुलिस के लिए बहुत से नंबर चलाए गए हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 112 नंबर करके आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होती है, चोरी होती है, किसी को धमकाया जाता है। इस नंबर पर आप तत्काल अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर मोबाइल हाथ में है तो आप अपने मानवाधिकार को सर्वाधिक सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में यह सोच नहीं है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से दूर खड़े हैं। और इन्हीं बातों को कहने के लिए आज अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपसे इस वार्ता के माध्यम से, अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाने की वकालत करता है। हर साल 8 जनवरी को अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ शामिल होइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाइए, और सबसे बड़ी चेतना का जो अधिकार है, जो कानून है, मानवाधिकार अधिनियम 1993, उसके प्रकाश में, जो भारतीय मैग्ना कार्टा है, संविधान का 3रा चैप्टर, उसके प्रकाश में, और सरकार द्वारा जारी किए गए समय समय पर तमाम नंबरों के प्रकाश में आप एक सशक्त राष्ट्र के सशक्त नागरिक बनिए। कितना खराब लगता है, हर बात पे ये कहते हैं सरकार ये नहीं कर रही, वह नहीं कर रही, लेकिन
बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती है। क्या आपने कभी अपने उन नंबरों को, उन ऐप्स को, उन अधिकारों को जानने का प्रयास किया, उसका प्रयोग किया? एक बहुत अच्छा मुहावरा चलता है, करने से कुछ नहीं होता। नहीं होता, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कहा गया, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, शिकायत करते रहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। ये एक बार केवल औपचारिकता पूरी करके बैठ जाना उचित नहीं है। हमेशा अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, और ये लड़ना शब्द ये बताता है कि न्यूनतम एक बार कोई चीज कर लेने से काम नहीं होगा। जितना आप जागृत होते जाएंगे, सरकारें संवेदनशील होती जाएंगी, राष्ट्र संवेदनशील होता जाएगा, और फिर एक दिन आएगा जब आपकी एक आवाज पर काम होगा। लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा, क्योंकि कहते भी हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से जगते परत निशान। जब कुएं की जगत पर रस्सी से निशान पड़ जाता है तो आपके अंदर तो ताकत है। रहीमदास ने कहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल से श्वास सो स्वार भस्म हो जाए। एक जो मर गया जानवर है, उसकी खाल से जो लोहार अपना धौंकनी बनाता है, उससे वो कहते हैं लोहा तक गल जाता है। तो हमारे पास तो जिंदा सांसें हैं। जब यह जिंदा सांसें अनेकता में एकता के सूत्र में बंधेंगी तो मानवाधिकार की स्थापना होगी और भरपूर होगी। लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना जरूरी है। आपको सबसे पहले अपने कर्तव्य को निभाना जरूरी है। आपको सरकार द्वारा प्रदत्त उन सारे अधिकारों को जानना जरूरी है। आपको मानवाधिकार का आभासा जानना जरूरी है, और इसी के लिए आपको अखिल भारतीय अधिकार संगठन से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि वही संगठन आपको सरल शब्दों में मानवाधिकार का खागा सिखाएगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं, बल्कि उन सारी समस्याओं में आपके साथ खड़ा होगा जो आने वाले समय में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को सबसे बड़ा ज्योतिपुंज, प्रकाशपुंज बनाकर आपके सामने खड़ा करेगा। अगर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यह बातें समझ में आती हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को दूर तक ले जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में बताइए, उनको आह्वान करिए, उनसे निवेदन करिए कि 8 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाएं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जैसे जैसे परिपक्वता को होता जाएगा, हम आप सभी पूर्ण भारतीय बनेंगे, जिसकी शपथ हमने 15 अगस्त 1947 को लिया है, 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को अंगीकार करके लिया है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सच मानिए, अखिल भारतीय अधिकार संगठन पूरी तरह से अपने उद्देश्य में अपने भारतीयों भाई बहनों के साथ न सिर्फ सफल होगा, बल्कि आलोक चांटिया का यह कथन वीडियो के माध्यम से सार्थकता की ओर बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूर तक ले जाएं। मेरी प्रार्थना है, इच्छा से अनिच्छा से इस वीडियो को जरूर ले जाएं, ताकि कम से कम यह जागृति तो आए कि विश्व के जितने अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप मनाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपने देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और यह दिवस ही हमको एक पूर्ण नागरिक, एक गरिमापूर्ण नागरिक और जीवन जीने के मौलिक अधिकार की अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक बनाने में हम सब का निर्देशन करेगा। आप सभी को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। फिर किसी अच्छे वीडियो में मैं आलोक चांटिया आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।